नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन क्लासेस बाय सौरभ साहू में। आज हम बात करेंगे कक्षा 11 का जो पहला लेसन है फिजिक्स का, यानी कि भौतिक विज्ञान का जो पहला लेसन है कक्षा 11 का, भौतिक जगत। भौतिक जगत भौतिक जगत जो ये है कक्षा 11 का पहला लेसन। हम बात करेंगे सबसे पहले इसमें कि भौतिकी क्या है, यानी कि भौतिक विज्ञान क्या है। अगर हम बात करें भौतिकी यानी कि भौतिक विज्ञान क्या है, तो हम कह सकते हैं चाहे बरसात की बात हो, चाहे दिन रात की बात हो, चाहे मौसम परिवर्तन की बात हो, चाहे फिर गुरुत्वाकर्षण की बात हो या घर्षण की बात हो, ये सब भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ही आता है। भौतिक विज्ञान को ग्रीक भाषा में फिजिक्स को फ्यूसिस कहते हैं। फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, और इससे ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस, इसी से बना है फिजिक्स, और इसका हिंदी होता है प्रकृति। फ्यूसिस का हिंदी होता है प्रकृति, और फ्यूसिस शब्द से बना है फिजिक्स, तो फिजिक्स का हिंदी भी होगा प्रकृति। यानी कि भौतिक जगत, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम प्राकृतिक बातों का अध्ययन करते हैं। हम इसके अंतर्गत प्रकृति व प्रकृति से संबंधित बातों का अध्ययन करते हैं, वही कहलाता है भौतिक विज्ञान। यानी कि अगर हम परिभाषा लिखें तो लिख सकते हैं कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति व प्राकृतिक बातों का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान वैसे बहुत रोचक, अगर हम बात करें कि हम भौतिक विज्ञान के द्वारा ही अपने भविष्य को देख सकते हैं, अपने भूतकाल में जा सकते हैं, समय यात्रा कर सकते हैं। अगर हम इन सब की बात करें तो कितना रोचक लगता है कि भौतिक विज्ञान कितना रोचक है। वास्तव में भौतिक विज्ञान की मदद से ही वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जाते हैं, नई नई खोजें कर रहे हैं, और नासा, इसरो जैसी जो आज एजेंसियां हैं वो इतनी फेमस हो गई हैं। तो भौतिक विज्ञान का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि हम चलते हैं तो भौतिक विज्ञान से, हम लिखते हैं तो भौतिक विज्ञान से, हम बोलते हैं तो हमारी आवाज सुनाई देती है, तो वह भी भौतिक विज्ञान के नियमों द्वारा पता किया कि कैसे मतलब आवाज हमारी पहुंचती है। चाहे फल का गिरना हो, चाहे फिर पृथ्वी का चलना हो अपने सूरज के चारों ओर, या फिर चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चलना हो, यह सब भौतिक विज्ञान के द्वारा ही जानना संभव हो सका कि हाँ ये सब कैसे हो रहा है। भौतिक विज्ञान के द्वारा हम उन बातों का पता कर सकते हैं कि हाँ, जो ऐसा लगता है कि हाँ ये कैसे हो रहा है, कोई यूनिक जो बात होती है, अद्वितीय होता है, उसको भी हम भौतिक विज्ञान के द्वारा समझते हैं और जानते हैं कि ये कैसे संभव होगा। भौतिक विज्ञान में हम रोचक ऐसी ऐसी बातों को जान जाते हैं जो हाँ, जैसे पहले जब खोज नहीं हुई रहेगी, लोग सोचते रहेंगे हाँ कि फल गिरता है तो क्यों धरती पर ही गिरता है, पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है। लेकिन जब भौतिक विज्ञान की नई नई खोजें हुई तो ये सब जानना हमारे लिए संभव हो सका, और समय यात्रा जैसी नई नई खोजें अभी भी चल रही हैं। तो हमने पहले ही बता दिया कि भौतिक विज्ञान क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके विस्तार की, इसके प्रभाव क्षेत्र की, कि इसका विस्तार कितना व्यापक है। तो इसके वैसे दो प्रभाव क्षेत्र माने गए हैं, एक माना गया है सूक्ष्म और दूसरा माना गया है स्थूल। सूक्ष्म और स्थूल, इसके दो प्रभाव क्षेत्र हैं। सूक्ष्म के अंतर्गत हम परमाणु, अणु, नाभिक आदि की बात करते हैं। नाभिक आदि, इन सब की बात हम करते हैं सूक्ष्म भौतिक जगत या सूक्ष्म फिजिक्स के अंतर्गत, जिसमें हम परमाणु, अणु, नाभिक जो हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन वास्तव में ये भी, इसमें भी फिजिक्स के नियम लगते हैं। ये कैसे चलते हैं, क्या होता है, कैसे रासायनिक अभिक्रिया होती है, इन सब में कुछ ना कुछ फिजिक्स के नियम लगते हैं, इसलिए इसे सूक्ष्म फिजिक्स के अंतर्गत रखा गया, सूक्ष्म भौतिकी के अंतर्गत रखा गया है। स्थूल के अंतर्गत आता है प्रयोगशाला, या फिर पृथ्वी का अध्ययन, या फिर खगोलीय अध्ययन, ये सब आता है स्थूल भौतिकी के अंतर्गत। चाहे प्रयोगशाला में कोई अध्ययन कर रहे हो,
चाहे पृथ्वी से संबंधित कोई अध्ययन हो रहा हो, खगोलीय कोई अध्ययन हो रहा है जो हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, चाहे वो ऐसी कोई खोज हो जो हमें दिख रहा है, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पृथ्वी कैसे घूम रही है, कैसे हो रहा है, तो ये सब स्थूल के अंतर्गत आता है। अब इसके ये हो गए हैं प्रभाव क्षेत्र। अब प्रभाव क्षेत्र के बाद और आप सोचिए कि कितना व्यापक है फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान कितना व्यापक है कि एक तरफ हम बात करते हैं पृथ्वी की, ग्रह की, मंदाग्नि की, अंतरिक्ष की, और दूसरी तरफ हम बात करते हैं सूक्ष्म सूक्ष्म परमाणु की, अणु की, यानी कि इसका जो प्रभाव क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है। इसमें हम बहुत दूर तक का भी अध्ययन करते हैं, बहुत सूक्ष्म बातों का भी अध्ययन करते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके प्रौद्योगिकी व भौतिकी में क्या संबंध है। भौतिकी व प्रौद्योगिकी में संबंध। हम भौतिकी और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है इसकी बात करेंगे। इसके बारे में किताब में बहुत रोचक बात दी हुई है कि कभी भौतिकी नई प्रौद्योगिकी को जन्म देती है और कभी प्रौद्योगिकी नई भौतिकी को जन्म देती है। पहले लिख दें हम इसको कि कभी इसमें भौतिकी स्पेलिंग गलत है, भौतिकी, कभी भौतिकी नई प्रौद्योगिकी को जन्म देती है तो कभी प्रौद्योगिकी नई भौतिकी को, इसमें देखिए दिया है कभी भौतिकी नई प्रौद्योगिकी को जन्म देती है और कभी प्रौद्योगिकी नई भौतिकी को जन्म देती है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। कभी हम भौतिकी के नियम को जान जाए, यहाँ इस नियम से क्या होता है, इस नियम से क्या होता है, तो हम कोई नई मशीन बना देते हैं। हम भौतिकी के नियम लगा के कोई मशीन, कोई इंजन कुछ बना सकते हैं, और कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता कि हाँ हमें क्या है, हमने कोई नई चीज बना दी, इन्वेंशन हो गया, फिर बाद में ये देखा जाता है कि उसमें कौन कौन से रूल लग रहे हैं, कौन कौन से नियम लग रहे हैं। तो इसलिए इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कभी भौतिकी नई प्रौद्योगिकी को जन्म देती है तो कभी प्रौद्योगिकी नई भौतिकी को। और इसके साथ साथ ही भौतिक विज्ञान के द्वारा हम नए चीजें खोजते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया। इससे हम आज जो खनिज तेल है इसका मतलब कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। खनिज तेल पृथ्वी के अंदर इतना नहीं है कि हमेशा तक रहे, या कभी ना कभी खत्म हो सकता है। और जो सौर ऊर्जा बनाया गया है वह हमें एनर्जी देता है, जिससे गाड़ियां अब चलने लगी है, जिससे कम पॉल्यूशन भी होता है और वह कभी खत्म भी नहीं हो सकता। इसलिए भौतिकी से हम बहुत नई चीजें भी प्राप्त की हैं, भौतिकी से बहुत ऐसी फायदेमंद चीजें प्राप्त हुई हैं। अब भौतिकी व प्रौद्योगिकी में संबंध हो गया। अब इसके हम विचार की बात करेंगे कि जो इसके दो विचार हैं, भौतिकी के दो विचार हैं। पहला है एकीकरण, दूसरा है न्यूनीकरण। एकीकरण, न्यूनीकरण। एकीकरण क्या है? इसके अंतर्गत हम कई नियमों को एक साथ जाने का प्रयास करते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम हो गया। अब चाहे गुरुत्वाकर्षण दो पदार्थों के बीच में लगे, चाहे वह पृथ्वी और किसी ग्रह के बीच में लगे, चाहे पृथ्वी सूर्य के बीच में लगे, चाहे पृथ्वी चंद्रमा के बीच में लगे, चाहे कोई भी दो ग्रह के बीच में लगे, लेकिन उसका जो नियम होता है वह एक होता है।
उसका नियम एक होता है, हाँ ये हो सकता है कि किसी ग्रह द्वारा ज्यादा गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, किसी ग्रह के द्वारा कम लग रहा है। अभी हम इसकी भी बात करेंगे कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि द्रव्यमान की वजह से लगता है गुरुत्वाकर्षण। अब जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसमें ज्यादा गुरुत्वाकर्षण लगेगा, जिसका कम है उसमें कम लगेगा। लेकिन सबके नियम एक होते हैं, हम एक नियम के द्वारा सभी बातों का अध्ययन, हम गुरुत्वाकर्षण का एक ही अगर हमें नियम पता है तो हम पता कर सकते हैं, हाँ सूरज के बीच में कितना लग रहा है पृथ्वी, हम सब बातों को जान सकते हैं। ऐसे ही जब मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो उन्होंने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाशिकी, इन दोनों विज्ञान की, भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं हैं, उन्होंने इन दोनों शाखाओं को एकत्रित करने का प्रयास किया। यह एकीकरण का एक एग्जाम्पल है। और अब न्यूनीकरण की बात करें तो इसमें हम क्या होता है, एक कोई यंत्र है या कोई मशीन है, अब उसके हम एक पुर्जे को समझ रहे हैं कि हाँ इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, तो इसमें हम एक नियम से कई नियम बना रहे हैं, एक यंत्र का हम कई नियम जान रहे हैं। तो ये जो होता है वो एकत्रित करने का प्रयास करता है, ये व्यापक समझने का प्रयास करता है। अब इनके बाद हम बात करेंगे प्रकृति के मूल बलों की, जो कि इस लेसन में जरूरी है, बहुत जरूरी बात दिया हुआ है। अब इसमें हम ऐसे लिख देते हैं, प्रकृति के 4 मूल बल होते हैं। प्रकृति के 4 मूल बल, एक होता है गुरुत्वाकर्षण, यह है प्रकृति के 4 मूल बल, लिख दें प्रकृति के मूल बल, यह है प्रकृति के मूल बल। गुरुत्वाकर्षण बल लिखे ना लिखे, लिख दे रहे हैं ऐसा, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, और ये होगा दुर्बल नाभिकीय बल, नाभिकीय बल। सबसे पहले हम जान लेते हैं परिभाषाएं सबकी। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है, यह दो पदार्थों के बीच उनके द्रव्यमान की वजह से लगने वाला आकर्षी बल है। यानी कि चाहे वो दो पदार्थ हो, कोई भी हो, चाहे दो ग्रह हो, चाहे तारे हो, प्रत्येक वस्तु, दो वस्तु के बीच में एक बल लगता है, वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। और यह केवल आकर्षी बल होता है, यह केवल दूसरे वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करता है, ना कि प्रतिकर्षित करता है। और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो द्रव्यमान होता है वह धनात्मक या ऋणात्मक नहीं होता, द्रव्यमान केवल एक होता है। इसलिए ऐसा होता है कि यह आकर्षी बल होता है, प्रत्येक दूसरी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करता है। प्रत्येक दो पदार्थ हो, चाहे कोई भी पदार्थ हो, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। लेकिन आप कहेंगे कि हम अनुभव नहीं करते कि हाँ गुरुत्वाकर्षण बल अगर हर चीज में लगता है तो हमें खींचना चाहिए, दीवार भी हमें खींच ले, मारकर खींच ले। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि यह बहुत कमजोर बल होता है, यह सबसे, इन चारों में सबसे कमजोर होता है गुरुत्वाकर्षण बल, और यह द्रव्यमान की वजह से लगता है। तो अगर इस मार्कर का जो द्रव्यमान है बहुत कम है, अगर हम 2 मार्कर ले लें और पास में रख दें तो वो आपस में नहीं चिपकेंगे, क्योंकि दोनों के द्रव्यमान बहुत कम है और दोनों के बीच में, इसलिए वो बल हमें दिख नहीं रहा है, उतना पर लग नहीं रहा है। और जो पृथ्वी है या फिर कोई ग्रह हो गया, कोई तारा हो गया, उनका जो द्रव्यमान होता है बहुत अधिक होता है। इसलिए जब वो किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचते हैं तो हमें लगता है, जैसे हम पृथ्वी पे खड़े हैं तो ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका द्रव्यमान बहुत अधिक है तो गुरुत्वाकर्षण भी अधिक होगा, तो इसलिए हमें अपनी तरफ खींचता है। जब कोई फल पेड़ से गिरता है तो तुरंत पृथ्वी की तरफ गिरता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता है वह उस फल पे अपना गुरुत्वाकर्षण लगाता है, और जो इसका द्रव्यमान बहुत अधिक है पृथ्वी का, तो ये खींच लेता है। लेकिन अगर उसी फल को हम 2 ग्रहों और पृथ्वी से ज्यादा भी गुरुत्वाकर्षण वाला कोई ग्रह आ जाए और वह उस फल के नजदीक हो, तो ये फल उस ग्रह पे चला जाएगा। जैसे कि अगर हम जाते हैं चंद्रमा पे, कोई वैज्ञानिक जाता है तो वहां पे वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के हिसाब से वहां पे कार्य नहीं होता, वहां पे जो होता है वहां पे चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण का नियम लगता है, क्योंकि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी से 6 गुना कम है, इसलिए वहां पे लोगों का भार भी 6 गुना कम हो जाता है।
फिर वो यहाँ से ज्यादा ऊंचा कूदने भी लगते हैं। तो प्रत्येक ग्रह का अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसकी द्रव्यमान की वजह से होता है। जो ज्यादा बड़ा ग्रह है उसका ज्यादा गुरुत्वाकर्षण, जो कम है उसका कम गुरुत्वाकर्षण। और अब ये बता दें ये आकर्षी है। अब इसका जो प्रमुख प्रमुख बातें हैं उसको लिख दें। ये आकर्षी बल है और लगता है द्रव्यमान की वजह से, द्रव्यमान के बीच लगता है। आकर्षीय सबसे कमजोर बल है, सबसे कमजोर है। और ये अब विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल जो है ये गुरुत्वाकर्षण और दुर्बल नाभिकीय बल से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन प्रबल नाभिकीय बल से कम पावरफुल है। यह आकर्षी व प्रतिकर्षी दोनों होता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा यह आवेश की वजह से लगता है। ये लगता है आवेश की वजह से, ये लगता है द्रव्यमान की वजह से। तो आवेश जो होता है वो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। तो जब आवेश या आकर्षी कब होता है, प्रतिकर्षी कब होता है, हम ये बात बताएं। तो आकर्षी जब होता है जब प्लस प्लस अगर हो जाए, या सॉरी आकर्षी जब होता है जब प्लस माइनस रहे, या फिर माइनस और प्लस रहे, माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो, तो ये आकर्षी होगा। और जब केवल प्लस प्लस होगा या फिर केवल माइनस माइनस होगा तो ये हो जाएगा प्रतिकर्षी। जैसे आप दो चुंबक ले लीजिए और उन चुंबकों को अगर आप दोनों के पोल एक जैसे हैं और आप साथ रखेंगे तो कभी कभी होता है चुंबक भागने लगते हैं, आप इधर करेंगे तो और आगे जाने लगेगा, तो वहां पे प्रतिकर्षी लग रहा है। वहां पे प्लस प्लस हो रहा है या फिर माइनस माइनस हो रहा है तो वहां प्रतिकर्षी हो रहा है। और जब आप दोनों अलग अलग का रखेंगे, एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, तो तुरंत चिपक जाएगा। तो यह आवेश की वजह से लगता है, या प्रतिकर्षी व आकर्षी दोनों होता है। आकर्षी दोनों होता है। यह इससे यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल से और दुर्बल नाभिकीय बल से पावरफुल होता है, लेकिन प्रबल नाभिकीय बल से कम पावरफुल होता है। और अगर ऐसा हो जाए कि विद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से भी कम पावरफुल हो जाए तो क्या होगा। आप सोचिए हमारे हाथ में और मार्कर के बीच में एक विद्युत चुंबकीय बल लग रहा है, इसी वजह से एक पावर लग रहा है जिससे हम इस मार्कर को अपने हाथ में लिए हुए हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण बल इससे अधिक हो जाए तो पृथ्वी इस मार्कर को अपनी तरफ बहुत तेज गति से खींचने लगेगी और इससे हम इसको अपने हाथ में नहीं ले पाएंगे और ये तुरंत पृथ्वी पर चला जाएगा। और अगर ऐसा हो जाएगा कि विद्युत चुंबकीय बल से ज्यादा पावरफुल गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा तो प्रत्येक वर्ष चाहे वो हल्की से हल्की पंख हो चाहे सुई हो, वो भी हम हिला तक नहीं पाएंगे, क्योंकि वो पृथ्वी अपने तरफ प्रत्येक वस्तु को खींचे रहेगी। यहाँ तक कि हम खुद भी नहीं हिल पाएंगे, क्योंकि हमारे पैर पृथ्वी से एकदम बने होंगे, जैसे चुंबक चिपका रहता है वैसे चिपका रहेगा, जिससे आदमी चल नहीं पाएगा, जानवर कोई भी वस्तु चल नहीं पाएगी। इसीलिए प्रकृति ने ऐसा नियम बनाया है कि विद्युत चुंबकीय बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा पावरफुल है। अब प्रबल नाभिकीय बल की बात करें, और इन दोनों बल में एक बात और है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है अनंत तक लगता है, इसकी दूरी होती है अनंत होती है, इसकी भी अनंत की समझ लीजिए, क्योंकि बहुत दूर तक ये भी लगता है। ऐसे इससे कम होता है इसकी दूरी, लेकिन अनंत हम मान लेते हैं कि हाँ अनंत है, क्योंकि बहुत दूर तक यह भी बल लगता है अनंत। और इसे किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल को किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, आवाज को माध्यम की जरूरत नहीं, हम बोल रहे हैं तो यह हवा या जल या ठोस किसी न किसी माध्यम के द्वारा दूसरे व्यक्ति को सुनाई देता है। क्योंकि जब अंतरिक्ष में कोई बोलता है, अंतरिक्ष यात्री या कोई भी बोलेगा तो वहां पे आवाज नहीं सुनाई देगी, क्योंकि वहां पे माध्यम नहीं होता। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल उसे किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। पृथ्वी और सूरज के बीच में कितना गैप है, कोई माध्यम नहीं है, फिर भी ये दोनों आपस में गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहे हैं। चंद्रमा और पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसे माध्यम की जरूरत नहीं होती। इसे वैसे माध्यम की जरूरत होती भी है नहीं भी होती है, क्योंकि अब हाथ के बीच में। और एक बात लेकिन इसमें यह है कि कमानी बल हो चाहे घर्षण बल हो चाहे सामान्य बल हो, ये सब विद्युत चुंबकीय बल के अंतर्गत ही आते हैं। प्रबल नाभिकीय बल क्या है, इसकी अनंत तक था, ये भी अनंत तक था, लेकिन यह नाभिक में ही केवल लगता है। इसकी जो दूरी होती है केवल नाभिक तक होती है, नाभिक के बाहर इसका कोई पावर काम नहीं करता। ये परमाणु के नाभिक में ही केवल अपने बल को लगाएंगे और बाहर इनका कोई काम नहीं होता। और ये लगते किसके बीच में है ये भी बता दें, ये लगते हैं केवल नाभिक में। और किसके मध्य में लगते हैं, तो प्रोटॉन
ये प्रोटॉन या फिर केवल बस ये नाभिक में ही दोनों होते हैं न्यूक्लियाई में, तो इन्हीं के मध्य केवल लगता है और यह इसकी दूरी भी अनंत नहीं होती, ये केवल नाभिक तक ही सीमित रहता है। लेकिन होता है सबसे पावरफुल बल, यही वजह है कि ये सब आपस में बंधे होते हैं और एक दूसरे से अलग नहीं होते। और दुर्बल नाभिकीय बल ये ज्यादा काम का नहीं है, ये कभी कभी आता है जब कि रिएक्शन होता है, यानी कि बीटा क्षय होता है तब यह आता है और उतने में ही ये बल लगता है। हम आशा करते हैं कि आपको यह लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।